हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10। यहाँ से चैप्टर नंबर 10 से हम अपना क्वेश्चन रेडी करेंगे। मध्यकाल का क्या अर्थ है, भारत में मध्यकाल अवधि कौन सी है, प्राचीन सामाजिक अवस्था से मध्यकाल में हुए परिवर्तनों की विवेचना तथा उनके कारण को हम स्पष्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये क्वेश्चन जो है अब की बार भी एग्ज़ाम में देखने को मिला था, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मध्यकाल का क्या अर्थ है। इतिहास में मध्यकाल का प्रयोग उस युग के लिए किया जाता है जो किसी देश के प्राचीन और आधुनिक काल के बीच में आता है। प्राय भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ को उसका अंत माना जाता है। इस मध्यकाल को दो भागों पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांटा जाता है। लगभग 800 ईस्वी से 1525 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल कहलाता है तथा 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व इतिहास में सभी देशों या सभी हिस्सों में मध्य युग का समय एक सा नहीं है। उदाहरण के लिए यूरोप में प्राय लगभग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी का युग मध्यकाल या मध्य युग कहलाता है। जो भी हो, 8वीं शताब्दी के बाद यूरोप और एशिया में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इससे न केवल यूरोप और एशिया के संबंधों में अपितु लोगों के रहन सहन और उनकी विचारधारा पर भी दूरगामी प्रभाव पड़े। मध्यकाल प्रारंभ होने से पूर्व भारतीय समाज में भारी परिवर्तन आ गया था। इस परिवर्तन के अनेक कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था। इस प्रथा ने समाज में सबसे पहले ऊंच नीच की भावना पैदा की। वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई। समाज में क्रमानुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को सम्मान प्राप्त होता गया और शूद्रों को समाज में निम्न समझा जाने लगा। नेक्स्ट नंबर 2 है धन का असमान वितरण। धन की विषमता ने भी सामाजिक विषमता को बढ़ावा दिया। ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर अशिक्षित लोगों से धन लूटा। जिन व्यक्तियों के पास पशु, भूमि, मूल्यवान वस्तुएं जितनी ज़्यादा होती थी, वह समाज में उतने ही सम्मानित और प्रभावशाली बनते गए। नंबर 3, भूमि अनुदानों का प्रारंभ। प्राचीन भारतीय समाज को मध्यकालीन समाज के रूप में परिवर्तित कर देने के पीछे जो केंद्रीय कारण है वह है भूमि अनुदानों की प्रथा। पुजारियों तथा राज अधिकारियों को नकद वेतन के बदले भूमि अनुदान दिए गए। इस प्रथा से राजा को कई लाभ थे। प्रथम, उसे कर वसूली के झंझटों से छुटकारा मिल गया। द्वितीय, शासन ने समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से लाभ भोगियों के कंधों में डाल दिया। तृतीय, गड़बड़ करने वाले किसानों तथा मजदूरों को स्थानीय लाभ भोगी दबाकर रख सकते थे। चौथे, इस प्रथा ने एक लाभ यह भी था कि जोत की सीमा में और भी भूमि आ गई। नंबर 4 है अंतरजातीय विवाह। अपनी जाति से बाहर विवाह करने की भावनाओं को हतोत्साहित करने से भी समाज में भी विषमता या ऊंच नीच को बढ़ावा मिला। इनसे उत्पन्न संतानों को वर्ण संकर कहा गया। उन्हें अशुद्ध संतान माना जाता था और हीन भावना से देखा जाता था। नंबर 5, श्रम की महत्ता की अवहेलना। हमारे देश में पहले तो राजा ही हल चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे श्रम के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। हाथ से काम करने वाले शूद्र और अछूत समझे जाने लगे। नंबर 6, सामाजिक कुरीतियाँ। प्राचीन भारत के समाज में फैली सामाजिक बुराइयों ने भी सामाजिक विषमता को बढ़ाया। स्त्रियों की शिक्षा के महत्व को अस्वीकार करना, कन्यावध, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि अनेक प्रथाओं ने समाज में स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा कर दिया। नंबर 7, दोषपूर्ण कानून व्यवस्था। प्राचीन भारत में दीवानी और फौजदारी कानून भी वर्ण विभाजन पर आधारित हो गए। ब्राह्मणवादी कानूनी पुस्तकों में दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराया गया, जिनसे सामाजिक विषमता को बढ़ावा मिला। शूद्रों के ऊपर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई। अब हम बात करेंगे प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था का
रूपांतर एवं परिवर्तन के कारण। मध्यकाल के प्रारंभ से पूर्व राजा जनहितैषी कार्य करके श्रेय एवं यश पाने की बजाय केवल भिक्षुओं, ब्राह्मणों एवं पुरोहितों को बड़े बड़े भूदान तथा धन दान द्वारा श्रेय एवं यश पाने की कामना करने लगे। यह प्रथा 5वीं शताब्दी ईस्वी से काफ़ी प्रचलित हो गई। इस प्रथा के अनुसार प्राय ब्राह्मणों को कर मुक्त गौ अनुदान में दिए जाते थे। इन गौ से भूकर से लेकर अन्य सभी करों को वसूल करने का अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त हो जाता था। धीरे धीरे इन लोगों को सेना रखने तथा अपने अपने क्षेत्रों का शासन करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। ब्राह्मणों ने इन गांवों में कानून और व्यवस्था कायम की तथा इस तरह धीरे धीरे इन पर केंद्रीय नियंत्रण और सत्ता का पतन होता चला गया। राजाओं ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नकद वेतन देने के स्थान पर भूमि अनुदानों द्वारा भुगतान की प्रथा प्रारंभ की, जिससे राजा या केंद्रीय सरकार का नियंत्रण क्षेत्र और भी कम हो गया। केंद्रीय सत्ता एवं नियंत्रण में कमी आने से प्रांतीय तथा छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। अब हम करेंगे आर्थिक जीवन में परिवर्तन। नंबर 1, कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। यद्यपि अब भी जीविका का प्रमुख साधन कृषि ही था, लेकिन कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। भूमि पर जिन लोगों का अधिकार था वे स्वयं खेती नहीं करते थे। खेती कार्य या तो मजदूर किसान करते थे या कुछ लोगों से बेगार ली जाती थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे विदेशी व्यापार में कमी। रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग के साथ होने वाला व्यापार तो 3वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। ईरान और बेंजिटियम के साथ भारत का जो रेशम का व्यापार होता था वह 550 ईस्वी के आसपास ही बंद हो चुका था। चीन के साथ भारत का व्यापार काफ़ी समय तक चलता रहा। हेवनसोंग का विवरण इस बात की पुष्टि करता है। भारत का विदेशी व्यापार पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन इसका हाश्र अवश्य हुआ। देश में सोने के सिक्के में भी निरंतर कमी आई और चीनी यात्री हेवनसोंग भारत के कई नगरों में गया, परंतु उसने उन्हें लगभग उजड़ा हुआ पाया। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश में सोने की कमी। विदेशी व्यापार में कमी के साथ साथ देश में सोने की कमी हो गई, क्योंकि अब रोम आदि देशों से सोना प्राप्त नहीं होता था। इससे देश में सोने के सिक्कों का करीब करीब अभाव ही हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नगरों का पतन। नगर मुख्य रूप से व्यापार के कारण फलते फूलते हैं। व्यापार में हाश्र के कारण नगरों का पतन हुआ। इस काल में पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ जिला, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद, राजघाट वाराणसी, मथुरा पाटलिपुत्र वैशाली आदि का पतन शुरू हो गया। चीनी यात्री हेवनसोंग का वर्णन भी इस बात का समर्थन करता है। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारत की मध्यकाल को देन। कला के क्षेत्र में देन। हड़प्पा संस्कृति की नगर योजना आज भी नगर निर्माण के लिए आदर्श है। उनकी जल निकास योजनाएं प्रशंसनीय थी। वे लोग चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला से भी परिचित थे। अशोक के काल में चमकदार पॉलिश करने की कला का विकास हुआ। उसके द्वारा बनवाए गए स्तंभ अपनी चमकदार पॉलिश के लिए बहुत लोकप्रिय है। स्तंभों पर पशुओं की, विशेषकर शेर की मूर्तियां बनाई गई है। कुषाण युग में यूनानी कला से प्रभावित होकर भारत में गांधार कला का विकास हुआ। इसी काल में मथुरा शैली में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनी है। गुप्त काल में कला के हर पक्ष ने उन्नति की। इस काल की चित्रकारी के नमूने अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। इन चित्रों में जीवन तथा सौंदर्य है। साहित्य के क्षेत्र में देन। साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारत ने विश्व को अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रदान किए। उदाहरण के लिए आर्यों ने 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद उनका प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी उनकी देन है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग तथा उपवेद, षटदर्शन, रामायण एवं महाभारत के रूप में महाकाव्य जैसे अनेक ग्रंथ उनकी देन है। जैन व बौद्ध धर्म के भी अनेक ग्रंथ हैं।
संस्कृत के कवि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक माना जाता है। अब हम बात करेंगे धर्म के क्षेत्र में देन। पश्चिमी संस्कृतियों की तुलना में धर्म भारत में काफ़ी अधिक प्रभावशाली रहा। प्राचीन भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि पर धर्म का गहरा प्रभाव रहा। भारत का प्राचीनतम धर्म ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म था, जिसने वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था कर समाज को श्रम विभाजन का लाभ दिया। बाद में अनेक स्वार्थी ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म को कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों में जकड़ दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने समाज में वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया और संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ईसाई धर्म इस देश में प्रथम शताब्दी ईस्वी में आया। अब हम बात करेंगे दर्शन के क्षेत्र में प्राचीन भारत का योगदान। भारत के प्राचीन चिंतकों ने यह तय किया कि मानव को 4 लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वे हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन नास्तिक तथा आस्तिक नामक 2 भागों में विभाजित है। नास्तिक दर्शन सौगान, चारवाक तथा अहित इन 3 भागों में विभाजित है। आस्तिक दर्शन न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सांख्य तथा योग नामक 6 भागों में विभक्त है। अब हम बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में देन। प्राचीन भारत की मध्यकाल को देन। नंबर 1, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में आर्यों के साहित्य में अनेक दवाइयों का वर्णन आता है। इन दवाइयों का अथर्ववेद में उल्लेख हुआ है। इस वर्ग के 2 प्रसिद्ध औषधि विज्ञान के जानकार चरक और सुश्रुत हुए। गुप्त काल में आयुर्वेद के क्षेत्र में नागार्जुन नामक विद्वान ने रस चिकित्सा की रचना करके इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में देन। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रंग बनाने एवं उसके उपयोगों की जानकारी भारत को थी। भारतीय शिल्पी विभिन्न प्रकार के रंगों को बनाने के कार्य में बहुत निपुण थे। आर्यभट्ट और बराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों की खोजें की तथा पृथ्वी की परिधि को मालूम किया। बराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसने यह भी बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसकी प्रसिद्ध कृति है बृहत संहिता, जो 6वीं शताब्दी की है। गणित के क्षेत्र में अगर देन की बात की जाए तो गणित के क्षेत्र में 3वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व तक भारत में तीव्रता से विकास होने लगा। गणित के क्षेत्र में प्राचीन काल के भारतीयों ने 4 विशिष्ट योगदान दिए। वे थे अंक पद्धति, अंकों का स्थानीय मान निकालना, दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट इस पद्धति को जानते थे। वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारतीय विद्वान पाइथागोरस की प्रमेय और वर्गों के 2 गुना करने के सिद्धांत से भली भांति परिचित थे। गुप्त काल से शताब्दियों पूर्व भारतीय गणित की 2 शाखाएं पट्टित गणित और बीजगणित थी। भूगोल की बात करें तो प्राचीन काल में भारतीयों ने भूगोल के अध्ययन में भी योगदान दिया। उन्हें भारत के बाहर के देशों के भूगोल की बहुत कम जानकारी थी, परंतु इस देश की नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, दर्रों, तीर्थ स्थानों और विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में किया गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।